नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस फ्री ट्यूशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर विच इज़ वैरायटी ज्ञान इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कोयल एंड पेट्रोलियम। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि आप अपने साथ एक बुक खोल करके बैठें, जिससे साथ साथ इम्पोर्टेंट लाइंस को आप अंडरलाइन कर सकें। अगर बुक नहीं है तो आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं, जिससे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसे आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन आ रहा होगा और उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में एक नोटिफिकेशन की बेल आती है, उसको आप ऑल पर सेट कर सकते हैं, जिससे जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको पता चल सके और उस वीडियो को आप देख सकें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है कोयल एंड पेट्रोलियम, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि कोयल और पेट्रोलियम क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं और इनका यूजेस क्या होते हैं, क्या कभी ख़त्म भी हो सकते हैं। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस की जानकारी के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या दिया है, और हम इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन आपको बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत से मटेरियल्स यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। उनमें से कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि नेचर में नेचुरली मिल जाते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक लिस्ट तैयार करें, जो कि नेचर में मिलते हैं उसे हम नेचुरल बोलते हैं, और जो आदमी अपने आप बनाता है जो उसे हम मैन मेड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, कुछ मिनरल्स हैं। दीज ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ये सभी हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए इसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और यहाँ पर बूझो कुछ पूछ रहा है, कैन बी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम सभी नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं? तो इस चैप्टर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या एयर, हवा और सॉइल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म हो जाती है, यूज़ करने पर ख़त्म होती है? इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे हैं उन्हें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज वाटर ए लिमिटेड रिसोर्स। क्या वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स होता है? In the light of the availability of the various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. तो इस अवेलेबिलिटी के अनुमान पर, अवेलेबिलिटी के पैमाने पर हम जो नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जो नंबर 1 है उसे हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, दूसरा है उसे हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं जानने का प्रयास करेंगे। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचर में अनलिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, जो कि ख़त्म नहीं हो सकते। कितना भी आदमी अगर इनका यूज़ कर ले तो ये ख़त्म नहीं हो, उसे हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, तो इस तरह से अगर आप बुक आपके साथ है तो उसमें भी आप इन लाइंस को हाईलाइट कर लें। जिसके पास बुक नहीं है वो वीडियो को यहीं पर पॉज करके आराम से इसको नोट कर ले। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैंने हाईलाइट की है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने हाईलाइट नहीं की है। दूसरे रिसोर्सेज होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। जिनका रिसोर्स, जिनका अमाउंट, जिनकी क्वांटिटी हमारे नेचर के अंदर लिमिटेड है उसे हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़।
अगर आदमी इनका अंधाधुंध उपयोग करता है, अधिक मात्रा में इनका उपयोग करता है, तो ये क्या है, ख़त्म हो सकते हैं। तो इस तरह के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग जीव जंतु होते हैं, जीवित जीव जंतु होते हैं, उनके मरने के बाद जो सब्सटेंस बचता है, जैसे हड्डियाँ हैं, जो पसली पिंजर होता है, जो मानव कंकाल होता है, इस तरह से जो बचता है, जो रेजिडुअल सब्सटेंस होते हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड फोसिल फ्यूल्स। इसलिए इसे हम फोसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि फोसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, तो आपको सिंपली जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है, यहाँ से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which are called fossils. So these are also known as fossil fuels. नेक्स्ट जो सब्सटेंस है वो है कोल। यू मे हैव बीन सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। आपने या तो कोल के बारे में सुना होगा या फिर इसको देखा होगा। इट इज़ द हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये इतना हार्ड होता है, जो स्टोन की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और कलर में ब्लैक होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। ये भोजन पकाने के काम में आता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले जब वो पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, जब रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी, तो रेलवे के इंजन में डाला जाता था और इससे स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी। उस स्टीम से बड़े बड़े इंजन चलाए जाते थे, क्योंकि पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे। अब इलेक्ट्रिक इंजन आ जाने से सब चीज़ ईजी हो गई है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कोयल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कोयल का यूज़ होता है। आपने देखा होगा जो मालगाड़ी जाती हैं ट्रेन के अंदर, तो ये कोयल भरा होता है उसके अंदर, कभी आपने अगर नोटिस किया हो। चलो इसकी स्टोरी जान लेते हैं कि कोल्स का जो है प्रोडक्शन कैसे होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो हम बात करते हैं 300 मिलियन ईयर्स पहले की। द अर्थ है डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। अर्थ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल घटना ऐसी हुई, कुछ ऐसी प्रोसेस हुई लाइक फ्लडिंग। These forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contained mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called कार्बोनाइजेशन। अब कुछ लोग बोले हैं कि सर हमारे तो समझ में ही नहीं आया कि आपने क्या बोला। तो ये बोलना चाह रहा है कि कुछ नेचुरल प्रोसेस ऐसी हुई जिससे जो जैसे फ्लडिंग है, जैसे बाढ़ आ जाती है या फिर कुछ और भी कोई घटना हो जाती है, उससे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थे वो ज़मीन के अंदर दब गए। ज़मीन के अंदर दबने से वो जैसे जैसे दबते गए उनकी गहराई ज़्यादा होती गई, अंदर प्रेशर बढ़ता गया और टेम्परेचर बढ़ता गया। टेम्परेचर के और प्रेशर के ज़्यादा होने से जो डेड प्लांट्स और वो कन्वर्ट हो गए कोयल के अंदर। तो जो कोयल होता है उसके अंदर मेनली कार्बन पाया जाता है। कार्बन एक एलिमेंट होता है, जैसे सोना, चांदी आपने सुने होंगे, ये एलिमेंट होते हैं। इसी तरह कार्बन भी एक एलिमेंट होता है। तो ये जो मेनली इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्वेश्चन आता है कि कार्बोनाइजेशन किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है।
since it was found from the remains of vegetation. Coal is also called fossil fuels. तो क्योंकि ये भी एक वेजिटेशन की रिमेंस है, मतलब जो बचा हुआ सब्सटेंस है, तो इसलिए हमने भी पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, तो कोयल को भी हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। नीचे हमें एक माइंस का जो चित्र दे रखा है, यहाँ पर खुदाई की जा रही है और यहाँ से अंदर ज़मीन के अंदर से खुदाई करके कोयल निकाले जाते हैं क्योंकि अंदर दब जाते हैं। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. कोल को किया जाता है, फिर यहाँ से इंडस्ट्री से निकाल, यहाँ से माइनिंग करके इसको ट्रकों में भरा जाता है और इसको माइनरी जो रिफाइनरी होती हैं उसके अंदर ले जाया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ से फर्दर इसको क्लीन किया जाता है और यहाँ से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं जिसको हम कोक, कोल तार या फिर कोल गैस के नाम से जानते हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे कि कोल क्या होता है, कोक क्या होता है और कोल तार क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कोक की। इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये बहुत ही ज़्यादा कठोर, पोरस मीन्स होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कुछ नहीं आता है कि कार्बन की प्योर फॉर्म क्या होती है, तो आपको लिखना है कि कोक इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक आप देख रहे हैं, दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इन द एक्सटेंशन ऑफ मेनी मेटल्स। इसका यूज भी आप एक याद कर सकते हैं, इसमें एक ही दे रखा है, आप एक ही याद कर लीजिए कि स्टील की मैन्युफैक्चर के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विच इज अनप्लीजेंट टू स्मेल। ये काला और थिक मीन्स गाढ़ा, विच इज सेमी लिक्विड होता है और इसके अंदर जो स्मेल होती है वो थोड़ी अनप्लीजेंट टाइप होती है, मतलब विच वी डोंट लाइक इट। इसकी जिसे हम बदबू तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो अच्छी नहीं लगती सूंघने में, उसे हम अनप्लीजेंट स्मेल बोल सकते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लगभग 200 सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्स होते हैं, जो कि फर्दर इनको अलग किया जाता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक टाइज, ड्रग्स है, एक्सप्लोसिव परफ्यूम है, प्लास्टिक है, पेंट्स है, फोटोग्राफिक मटेरियल है। इस तरह के मटेरियल इसके अंदर से निकाले जाते हैं जो हमने बताया 200 सब्सटेंसेस, उसमें से ये भी कुछ मेन सब्सटेंस होते हैं। नेप्थलीन वॉल्स यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। नेप्थलीन की जो बॉल होती हैं वो भी कोल तार से निकाली जाती हैं। दिस डे बिटमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड। नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो कोल गैस हमें जब प्राप्त होती है जब हमें कोल से कोक प्राप्त होता है। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रियल सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं उनके आसपास के जितने भी जो क्षेत्र होते हैं उसमें ये फ्यूल की तरह यूज होता है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। 1810 में सबसे पहले कोल गैस का यूज लाइटनिंग के लिए किया गया था, लेकिन अब इसका यूज लाइटनिंग के लिए नहीं होता है। और न्यूयॉर्क में 1820 में किया गया था। नाउ डेज इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब ये हीट की तरह यूज होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कोल के बारे में, हमारी जो घटना थी वो पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमने चैप्टर के नाम में देखा था कि कोयल एंड पेट्रोलियम, तो अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। चलो पेट्रोलियम के बारे में बात कर लेते हैं। यू हैव नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार। पेट्रोल को आप सभी जानते होंगे कि पेट्रोल फ्यूल की तरह यूज होता है। हमारी मोटरसाइकिल है, बाइक है, 4 पहिया की गाड़ी होती है, जितने भी ट्रक्स हैं। और आजकल तो पेट्रोल का भाव ही आप देख करके परेशान हैं सभी। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल्स। जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं जिसके अंदर जो लोड ज़्यादा जो लाया ले जाया करते हैं उसके अंदर हम डीजल यूज करते हैं।
पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। अब हम जानते हैं पेट्रोलियम क्या होती है। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पेट्रा, जिस पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल, एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? चट्टानों के बीच में से निकाला जाता है पेट्रोलियम, फिर बाद में इसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने के टाइम यहाँ से पेट्रोल, डीजल और विभिन्न तरह के जो मटेरियल होते हैं वो निकलते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी एज दीज ऑर्गेनिज्म डाई। जो जीव जंतु समुद्र में रहते हैं और जो मर जाते हैं उसके बाद ये नीचे तलहटी में जम जाते हैं। जमने के बाद धीरे धीरे मिट्टी इसके ऊपर जमा होती जाती है और ये अंदर जमा होते जाते हैं। जैसे जैसे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है अंदर जाके तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो डेड एनिमल्स समुद्र के अंदर होते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कन्वर्टेड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर। एक चीज़ हमें विशेष ध्यान देनी है कि ये जो प्रोसेस होती है वो 100-200 साल की, 1000-2000 साल की नहीं होती, इसमें बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के चलते क्या होता है, ये पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। You see that layer of containing petroleum, oil and gas is above that of water। सबसे पहले हम इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सबसे पहले रिजर्वियर ऑफ रॉक, उसके ऊपर होता है वाटर, वाटर के ऊपर होता है ऑयल, ऑयल के ऊपर सबसे ऊपर पाई जाती है गैस, और ऊपर होता है इम्प्रेसिव रॉक। जो हल्की रॉक होती है ऊपर होती है, उसके नीचे पानी भरा होता है और उसके नीचे गैस होती है, गैस के नीचे ऑयल, ऑयल के नीचे पानी, पानी के बाद फिर से रॉक होती है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि सबसे ऊपर गैस, उसके गैस के नीचे और वाटर से ऊपर ऑयल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। जो ऑयल और गैस होती हैं वो बहुत लाइट होती हैं, वेट में हल्की होती हैं पानी की कंपेयर में, और इसमें मिक्स नहीं होती। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिनसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। 1859 में विश्व का सबसे पहला कुआं जो खोदा गया था वो यहाँ पेनिनसिल्वेनिया में खोला गया था। 8 years लेटर, उसके 8 साल बाद ही 1867 में ऑयल वाज स्टक एट माकुम इन असम। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, ऑर्डर का मीन्स होता है स्मेल। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिक्स वैक्स। इस तरह का इसके अंदर मिक्सचर होता है। बहुत ज़्यादा मटेरियल इसके अंदर पाए जाते हैं, फिर इसको अलग अलग किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining। तो रिफाइनिंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि पेट्रोलियम से जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर पाए जाते हैं उनको अलग करना ही रिफाइनिंग कहलाता है। और इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये सारी प्रोसेस पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर की जाती है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, यहाँ से एलपीजी निकलती है जिसका जो यूज़ है वो है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पे पेट्रोल निकलती है जिसका यूज़ मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर डाइंग क्लीनिंग, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर पे केरोसिन निकलती है जिसका यूज़ फ्यूल फॉर स्टॉप्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। फोर्थ नंबर पे डीजल निकलता है जिसका यूज़ होता है फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। पाँचवें नंबर पे लिब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है, इसका जो यूज़ होता है वो लिब्रिकेशन होता है। पैराफिन वैक्स 6 नंबर पे निकलता है और उसका यूज़ जो होता है ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलिन्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे लास्ट में विटामिन्स निकलते हैं इसका यूज़ पेंट्स, रोड सरफेसिंग, जो डावर बोलते हैं जिसे हम गाँव में, जो रोड को बनाने के काम आती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals। पेट्रोकेमिकल्स किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये बनता है
तो आपको लिखना है कि बहुत से सब्सटेंस जो पेट्रोलियम की रिफाइनरी के टाइम निकलते हैं और बहुत से सब्सटेंस जो पेट्रोलियम से बनाए जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपोर्टेंस, पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल इंपोर्टेंस होती है और बहुत से सब्सटेंस इससे निकलते हैं और बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आप पढ़ सकते हैं। इसी कारण इसे हम पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना है पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। जो नेचुरल गैस लाइन होती है वो पाइप्स के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्टेबल होती है। नेचुरल गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर नेचुरल गैस सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसकी फुल फॉर्म होती है। सीएनजी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट इज नाउ बीइंग यूज्ड as a fuel for transport vehicles because it is less polluting and it is clearer fuel। सबसे ज़्यादा क्लियर जो फ्यूल होता है जिससे पॉल्यूशन नहीं होता वो सीएनजी होती है और ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल होती है। इसके कुछ यूज हैं और क्वेश्चन आता है कि सीएनजी के यूज़ क्या हैं और क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। तो क्योंकि पहला एडवांटेज तो इसका यही है कि ये बिल्कुल क्लीन फ्यूल होता है, इसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होता और इजीली ट्रांसपोर्टेबल होती है और इजीली अवेलेबल होती है और चीपर भी होती है, मतलब सस्ती भी होती है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम्स एंड फैक्ट्री वेयर इट इज कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स के द्वारा से सप्लाई की जा सकती है और इजीली इसको पहुंचाया जा सकता है। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारे देश के अंदर ये त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर जो है देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर बुझो, कैन कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। तो आप सोचकर बताएं कि क्या ये लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए सकते हैं। तो इसका आंसर जो है पहली देती है कि नहीं, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन होती है इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स इसे बनने में लगते हैं फॉर देयर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। इस तरह से ये लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि लिमिटेड हैं, जिन्हें हम यूज करने पर खत्म हो सकते हैं, जैसे हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जिसे हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आप पढ़ें, You know that coal and petroleum are fossil fuels। कोयल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट इज रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीस फ्यूल्स। ये क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कन्वर्ट होने में। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। अब इसके जो भंडार हैं वो कुछ जो फ्यू हंड्रेड, कुछ 100 साल 2 साल तक ही बचे हैं, अब ये खत्म होने के कगार पर हैं। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इनको जलाने से एयर पॉल्यूशन भी होता है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, और इनके यूज करने से CO2 बढ़ती है, CO2 निकलती है, CO2 बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हमें ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी इसका यूज करें और इसके कुछ अल्टरनेटिव खोजने का प्रयास करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, इससे अपने एनवायरनमेंट का फायदा होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कमी आएगी। देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल रह सकेंगे। इन इंडिया, भारत में द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। PCRA की फुल फॉर्म क्या होती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। इसने कुछ सलाह दी है, कुछ टिप्स दिए हैं कि किस तरह से हम अपने पेट्रोल डीजल का यूज़ कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस समय बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्पीड हमें रखनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट के टाइम पे हमें अपनी गाड़ी बंद कर देनी चाहिए।
एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और यहाँ पर दूसरी जगह जहाँ पर भी आपको वेट करना पड़ रहा है। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर के करेक्ट प्रेशर होना चाहिए, हमें बार बार चेकअप कराता रहना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, रेगुलर उसकी मेंटेनेंस की जानी चाहिए। इस तरह से हम पेट्रोलियम और डीजल बचा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, और यहाँ पर आप चैप्टर को पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर भी ये अलग वीडियो में डिस्कस कर देंगे, आपको बता देंगे। तो चैप्टर यहाँ खत्म होता है, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपको हमारे चैप्टर के या फिर मेरी किसी भी वीडियो के आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के नीचे। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे जितने भी वीडियो हैं उसके नोट्स आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।